हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और सावन आ रहा है तो सावन की बहुत सारी बधाइयाँ आपके लिए। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी हूँ फ्रेंड्स। हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं, आंसू नारी जीवन बाय मधु शर्मा बुक। ठीक है, इसको हम रीड कर रहे हैं। इसके एपिसोड अभी तक आई थिंक 21-22 एपिसोड आ चुके हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब तक हमने इसकी कहानी को बहुत ही गहराई से समझा है। आशा करती हूँ आगे भी समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिस लाइन पे हमने एंड किया था पिछली वीडियो में, हम उसी लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अन्नू का जो नन्हा सा बच्चा था, छोटा सा, वो बच्चा यूं ही रोता था। शाम सुबह जैसे छोटे बच्चे नॉर्मली रोते हैं, तो वो वैसे ही नॉर्मली रोता था। उसको कोई परेशानी नहीं थी, वो बस नॉर्मली रोता था। अन्नू के पास बहुत सारा काम हुआ करता, तो अन्नू घर के कामों में रोटी पानी, साग सब्जी, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े इत्यादि सभी कामों को वो करती थी। बीच बीच में बच्ची को भी लेती थी, खिलाती थी, दूध पिलाती थी। जब भी बच्चा अन्नू काम करती थी, तो जब भी बच्चा वो काम रोता था, तो घर में से सास ससुर जेठ देवर ननद या पति कोई भी उसको हाथ लगाने नहीं आता था। कोई भी उसको गोद में लेके छुपाने के लिए नहीं आता था। और उसको शाम सुबह घुमाने फिराने या टहलाने के लिए भी घर में कोई भी मदद नहीं करता था। अन्नू अपना काम करती, और जब वह रोता था तो शाम के टाइम सासू माँ उसका रोना चुप कराने के लिए जबरदस्ती अन्नू से छीन लेती थी। जब वो अन्नू काम करके फ्री हो जाती और अपने बच्चे को दूध पिलाने बैठती, तो उसका बच्चा छीन लिया जाता था। और बच्चे को छीन के बच्चे के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते अन्नू के सामने ही। और गले में ऐसे तेज तेज उंगली फंसा के छोटे से बच्चे के, करीबन 1 महीने का बच्चा, उससे भी छोटा, उंगली ऐसे फंसा फंसा के उसको पूरा इतना हिस्सा लाल कलर का कर देते थे। वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, उसके मुंह से झाग भी निकल आता था। और वो दर्द से इतना तड़पता था, यहाँ तक कि उसे कुछ समय बाद उसको सांस आनी भी बंद हो जाती थी। तब भी वो जल्लाद दादी और छोटे से नन्हे से बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती, अत्याचार करती रहती थी, ऐसी उंगली फंसा फंसा के इतनी देर तक करती थी। इतनी देर तक कि बच्चा चीख चीख कर इतना अलस्त हो जाता था, इतना बेजान हो जाता था कि वो आधे होश और आधे बेहोशी में चला जाता था बच्चा। ऐसा वह हर रोज करती थी और कहती थी कि इसकी हंसली टूट गई है। यहाँ से कोई हंसली होती है जो हट जाती है, दादी नानी के जमाने के टाइम की चीजें हैं, वो टूट गई है, इसलिए ये शाम सुबह रोता है और कोई परेशानी नहीं है। तो उसको ठीक करने के बहाने कि मुझे ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के बहाने ये दर्द बच्चे को रोज दिया करती थी। हर रोज ऐसा बच्चे के साथ होता था। अन्नू समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करे ऐसा, मतलब अपने बच्चे को इस दर्द से कैसे बचाएं। सास ससुर सब लोग वहाँ, पति के 5 भाई और सभी लोग अन्नू के साथ अत्याचार करते थे। अन्नू पीड़ित महिला थी उस घर में, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी अपने बच्चे के लिए। बस अपने बच्चे को दर्द में रोते हुए बिलखते हुए ही उसका अंदर से कलेजा फट जाता था। वो हर रोज इस यातना को अपने बच्चे के ऊपर होते हुए देखती थी, क्योंकि अन्नू को खुद पता था कि मेरे बच्चे की हंसली नहीं उखड़ी हुई है। क्योंकि जब बच्चे के अगर यहाँ का कोई पार्ट इधर उधर हो जाता है, तो बच्चा माँ का जो दूध पीता है, दूध भी नहीं अपने मुंह से दबा सकता अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन वो नॉर्मली दूध बराबर पीता था, बच्चा बिल्कुल ठीक होता था। बस शाम सुबह बाहर खेलने के लिए, टहलने के लिए, छोटे बच्चे यूं ही रोते हैं, बस यूं ही रोता था। लेकिन नहीं, उसकी रोने की आवाज बंद करने के लिए सासू माँ रोज उसके साथ अत्याचार करती। और जब तक वो बच्चा बेहोश होकर रोना बंद ना कर दे, तब तक वो ऐसा रोज करती थी। इन सब चीजों से तंग आके अन्नू ने अपनी माँ को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई, और उसकी माँ घर आई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हुई थी, यहाँ से हम अब शुरू करते हैं। घर आई, जैसे ही अन्नू की मम्मी ने ये सब देखा, तो मम्मी ने बच्चे को नहीं ले जाने दिया। और जब भी बच्चा सुबह शाम रोता, तो मम्मी उसे खिलाती, घुमाती, चुपाती। ऐसा मम्मी ने सिर्फ 3-4 दिन ही किया, तो बच्चे का रोना बहुत कम हो गया। जब ऐसा हुआ तो मम्मी ने खूब चिल्लाते हुए पति से बोला
आज के बाद इस घर में बच्चे के साथ कोई भी किसी भी तरह की हरकत नहीं करेगा। बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है, बच्चे की कोई भी हंसली नहीं उखड़ी हुई है, वह बिल्कुल ठीक है। बस सुबह शाम छोटे बच्चे यूं ही रोते हैं तो उन्हें घुमाने, खिलाने और छुपाने की जरूरत होती है। वह करना है तो करो, बच्चे को घुमाना फिराना छुपाना कर सकते हो तो करो, पर बच्चे के साथ हरकतें करने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर और पति को समझाते हुए मम्मी हमारे ससुराल से चली गई। इस तरह से मेरा बच्चा बच गया। पर इसके बाद ही पति और पति की प्रेमिका भाभी, उसकी माँ, भाई, उनके सभी घर वालों ने पति के साथ मिलकर एक भयानक, दर्दनाक, खौफनाक साजिश बनाई, षड्यंत्र रचा। मुझे और मेरे बच्चे को तरह तरह से घर में, आंगन में, गली पर, रोड पर, चौराहे पर मारा और पुलिस थाना हुआ। पति मुझे यहाँ अपने दोस्त के घर सिर्फ और सिर्फ पराए आदमी से जलील कराने और इस तरीके की बातें कहलवाने लाए थे, ना कि घुमाने या खाना खिलाने के लिए। पर मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि काफी समय से मैं देख रही थी पति और केकेसी की पत्नी, इन दोनों के बीच कुछ गलत है। ऐसा अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह एक दूसरे को बहुत गंदे इशारे कर रहे थे। मैं कैसे बताऊं, फेस का एक अगला रिएक्शन, ठीक है, फेस का एक अगला रिएक्शन मुझे मिलता था, इसलिए बता नहीं सकती थी। इस तरह से सिर झुकाते हुए खाना खाकर केकेसी की सारी बातें मानकर हम वापस घर आ गए। कुछ समय बाद केकेसी अपनी पत्नी कुछ समय बाद केकेसी अपनी पत्नी बच्चे को लेकर हमारे कमरे पर आए। हमने उन्हें चाय नाश्ता कराया। फिर कुछ समय बाद उनके घर में पूजा की पार्टी रखी हुई थी, उसमें मुझे पति के साथ लेकर गए। उस समय मैंने देखा कि हर चीज के लिए पति केकेसी की पत्नी की मदद कर रहे हैं। केकेसी की पत्नी के पेटीकोट, ब्लाउज सिलाने से लेकर उनके सारे कपड़े तैयार कराने से लेकर उनका शौक श्रृंगार, उनका पूजा में बैठते समय उनका पल्ला संभालने से लेकर उनकी हर चीज का ख्याल सिर्फ और सिर्फ पति रख रहे हैं। और मुझे अनजान घर में अनजान लोगों के बीच इतनी भीड़ भाड़ में एक कोने में मुझे मेरे बच्चे को लेकर बैठा दिया और मेरी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं किया। मैं भूखे प्यासे या घबरा रही हूँ, ये कुछ चीज की जरूरत है या बाथरूम जाना हो, मुझसे कोई भी मतलब नहीं। बस गैरों की तरह मुझे यहाँ लेकर आए और गैरों की तरह ही वापस घर ले गए। फिर केकेसी अपनी पत्नी के साथ सुबह जल्दी जल्दी हमारे यहाँ आने जाने लगे और पति भी ज्यादातर उन्हीं के घर पर ठहरने लगे। केकेसी जब भी हमारे यहाँ आते जाते तो हमें सिर्फ और सिर्फ डराने, धमकाते, तरह तरह की बातें कहते। धनतेरस का दिन था, पति दोबारा मुझे केकेसी के घर लेकर गए। जैसे ही पति थोड़ा इधर उधर हुए तो बड़ी हिम्मत जुटाते हुए एक औरत दूसरी औरत का हाल जरूर समझेगी, यह सोचकर मैंने केकेसी की पत्नी को अपनी बीती सारी बातें बताई, यह जानते हुए कि इनका रिश्ता मेरे पति के साथ कुछ गलत है। फिर भी मैंने ये बातें एक औरत और इंसानियत के नाते बताना जरूरी समझी और उनसे विनती करी कि मेरे पति को थोड़ा समझाएं कि वह मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक ना करे। पर केकेसी की पत्नी ने औरत होने के नाते से भी नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते से भी नहीं मेरी बात सुनी। उल्टा मुझे ही डराने, धमकाने और ताने मारने लगी, तरह तरह की गलत बातें बोलने लगी। अब मैं बहुत डरने लगी थी। तभी उन्होंने अपने पति केकेसी को बुलाकर मेरी शिकायत करने लगी तो मैं भी अपने पत्नी के साथ मिलकर मुझे वही सब कहने लगे। मुझे ऐसा लगा कि अब यह लोग
पति को बुलाकर बता देंगे। यह सोच सोचकर मेरे वहीं पर हाथ पैर ढीले होने लगे, दिल बैठा जा रहा था। छोटे से बच्चे को गोदी में लिए मैं उन दोनों पति पत्नी से माफी मांगने लगी और अपनी गलती मानने लगी और आंखों में आंसू लिए कहने लगी, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ पर उन्हें मत बताना। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें मत बताना। इसी तरह से जब मैं पति को भी समझाई कि ऐसा मेरे साथ ना करे और पति से जुड़े लोगों से किसी से भी मदद लेनी चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे ही मैंने धोखा खाया। ना ही पति ने मेरी बात सुनी और ना ही उनसे जुड़े किसी लोगों ने मेरी बात सुनी। तब से मैंने केकेसी के घर पति के साथ आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। मैं तो नहीं जाती थी पर पति बराबर जाते थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम यहाँ से एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने मार्क कर दिया है फ्रेंड्स आपके लिए। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा, समझा होगा, इस कहानी में जो दर्दनाक घटनाएं हैं उनको महसूस किया होगा। तो अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।